माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और बोलने का अवसर तब मिला जब भाई संजय सिंह बोल चुके थे। मान्यवर, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था तथा पाठशालाएं कहा यही जाता है कि अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा के मामले में भारत अंधकार में था, या पाश्चात्य जो विद्वान है वो भारत के संदर्भ में कहते रहे, और यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद से मैकाले की जो संस्कृति रही, मैकाले की जो शिक्षा नीति रही, जिसको पूरी तौर पर बदल दिया जाना चाहिए था, बदला नहीं गया, बल्कि उसी तरह से उसको लेकर के चलने का प्रयास किया गया। तो जगह जगह फिर उसकी चर्चा भी होती है। मान्यवर, अंग्रेज और मुस्लिम, इन दोनों के आने के पहले भी भारत में जो शिक्षा पद्धति थी उसका मुकाबला संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना गया तक्षशिला। अरे प्रोफेसर, आपको क्या पता है? प्रोफेसर को पता है कौन पढ़ता था, कौन पढ़ाता था? तब प्रोफेसर मनोज कुमार झा नहीं थे। नहीं थे तब, वो भी नहीं थे तब। शुक्ला जी, आप इधर मान्यवर, उस समय जब तक्षशिला विश्वविद्यालय था तो भारत में अनपढ़ यह शब्द ही नहीं था। अनपढ़ यह शब्द ही नहीं था। सभी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी विधा से जुटे हुए थे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, शिक्षा को देने वाला गुरु का मतलब यह नहीं था कि वह ऋषि ही था, वह आचार्य ही था, लेकिन शिक्षा को देने वाले समुद्र के किनारे रहने वाले जो परिवार थे, जो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए जहाज निर्माण के लिए भेजते थे, वो भी गुरु था। और लुहारी की शिक्षा देने वाला भी गुरु था, धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाला भी गुरु था, मल्ल विद्या की शिक्षा देने वाला भी गुरु था। गुरु एक परंपरा था। उस परंपरा के अंतर्गत सभी लोग अपनी अपनी विधा की शिक्षा लिया करते थे। यह भारतीय शिक्षा की पद्धति थी, प्राचीन शिक्षा की पद्धति थी। मान्यवर, यहां तो यह भी कहा गया कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी। यह सही है कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार की शिक्षा दी, बाद में आदरणीय राममोहन राय जी आए और उन्होंने जिस शिक्षा का प्रचार किया, स्त्रियों की शिक्षा का, और सब वो किया। लेकिन उसके पहले मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि यह वह देश है जिस देश में गार्गी भी जनक के सभा में बैठ करके याज्ञवल्क्य तक से संवाद कर करके इस बात का संदेश देती थी कि यह भारतीय शिक्षा पद्धति है जिसमें स्त्रियों को कितना अधिकार है शिक्षा पर बहस करने का। यह गार्गी भी कह रही थी। मान्यवर, मैत्रेयी मित्र ऋषि की कन्या थी और याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। उसने भी उस पूरे समय में लोगों को शिक्षा देने का काम किया, शास्त्रार्थ करने का काम किया। उस समय की स्थिति यह थी मान्यवर, स्त्रियों को शिक्षा देने की परंपरा में था। स्त्रियों को उस समय
जो बालिकाओं में था वो ऋषिका कही जाती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। आज हॉस्टल की व्यवस्था हो चाहे न हो, लेकिन उस समय भी हॉस्टल को छत्रशाला शब्द का प्रयोग करके लोगों के रहने के लिए प्रबंध किया जाता था। वो बालक को अलग, बालिकाओं को अलग, लेकिन समान रूप से शिक्षा थी। वह साथ साथ पढ़ने का काम करते थे। गुरुकुल में जहां ऋषि पत्नियां भी पढ़ाने का काम करती थी, ऋषि भी पढ़ाने का काम करते थे। माननीय राकेश सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव दिया है, जिसका हम समर्थन करते हैं, सदन के अनेक लोगों ने समर्थन किया। अगर विषय थोड़ा सा राजनीतिक न बनाया गया होता तो राकेश सिन्हा जी के इस प्रस्ताव पर पूरा सदन एक पक्ष से सहमत होकर के कह रहा था नहीं ये होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति का विषय इसको नहीं बनाया जाना चाहिए। माननीय हमने दिया था संयुक्त कुटुंब की बात। यूरोपियन संस्कृति में संयुक्त कुटुंब की बात नहीं है, भारतीय परंपरा में संयुक्त कुटुंब की बात है। भारतीय परंपरा में, और माननीय एक सदस्य कह रहे थे, मैं नाम इसी नाते नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में जातिवाद को भी पैदा करने का काम राजनीति ने किया, अपने निहित स्वार्थ के पर चलने वाले लोगों ने किया। इस देश में दूसरे विचारों से प्रभावित होने वाले लोग भी यहाँ के ऋषियों को अपमानित करने का काम किए। अन्यथा मैं ये बात कहना जरूर चाहूंगा प्लीज आपस में बात ना करें, प्लीज कहना चाहूंगा मनोज जी, ये अलग का विषय है, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, परशुराम के बिना केरल की संकल्पना की जा सकती है क्या? हमारे यहां तो आज बात होती है ना, इधर के लोग करते हैं, वह जाति से जोड़ करके परशुराम को करते हैं, लेकिन केरल के लोग परशुराम को केरल का निर्माता मानते हैं। परशुराम कहां के थे? उत्तर भारत के परशुराम ने समुद्र से छीन करके केरल का निर्माण करने का काम किया था। जब अपने गुरु को संपूर्ण जीता हुआ भूभाग उन्होंने दे दिया था, कहा था अब रहने को कहां मिलेगा, तो उस समय उन्होंने अपने परशु का प्रहार करते हुए और समुद्र से वह भूमि लेकर के तब केरल का निर्माण किया था, और तब वहां जाकर के रहने का काम किए थे। इस पर भी चर्चा आप करें, लेकिन इस पर इस नाते नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि पाश्चात्य विद्वान तो आप सभी लोगों के माथे पर इस तरह से हावी हैं कि बिना उनकी चर्चा के आप रह ही नहीं सकते हैं। हमें लगता है कि अगर शून्य की परंपरा का निर्माण भारत के जिम्मे आता है कि भारत में हुआ, तो भारतीय संस्कृति की महानता की बात कहनी चाहिए। भारत के विद्वानों के संदर्भ में मान्यवर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को पीछे ढकेल दिया। धर्म का मतलब है धारे स धर्म, जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। जो धारण करने योग्य अगर वह धर्म है तो धर्म सापेक्षता तो हो सकती है, धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब हो सकता है? जो ही हम और आप माने कि यह बहुत अच्छा है वही धर्म है। पूजा पद्धति कभी धर्म नहीं हुआ करता है। पूजा पद्धति अपनी स्थिति होती है। कोई शिव को पूजता है, कोई दुर्गा को पूजता है, कोई राम को पूजता है, लेकिन एक मानव धर्म भी होता है मनोज जी, जिसकी बात आप कर रहे थे। वह मानव धर्म यह होता है
कि अगर गांव में चलिए और एक बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे को चाटा मार दे तो बिना जाने सुने लोग ये कहेंगे बड़े ये बड़े हैं उम्र में, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका यह धर्म नहीं है, इनका यह धर्म नहीं है। क्या मतलब कि एक बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को न मारे, मारता है तो यह उसका धर्म नहीं है, आचरण धर्म है। मानवर, इस नाते मैं इस बात को कहता हूं कि जो माननीय राकेश जी ने शुरू किया है, भारत में क्या कहा गया, भारत में जो कहा गया वो भी मैं बताता हूं आपसे। श्रीमान, न क्वचित कस्यचित् मित्रं न कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि ऋषु तथा। मतलब न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है, व्यवहार से ही मित्र या शत्रु की पहचान होती है, व्यवहार से ही मित्र या शत्रु की पहचान होती है। अगर वह व्यवहार करेंगे, यह सदन इसलिए है, यह सदन इसलिए है कि यहां पर अपनी अपनी बात कहिए। उपवेशन के बाद सभी लोग एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके जब चलने का प्रयत्न कीजिए, वो मित्रता है। लेकिन जब यहां से भी आप वो करेंगे समापन सत्र के बाद, यहां से भी चलेंगे, जो बात यहां कहेंगे वो हृदय से कहेंगे, कंठ में लेकर के चलेंगे, तो मित्र नहीं बना पाएंगे, मित्र नहीं बना पाएंगे। इस नाते हमेशा इस विषय पर विचार करना चाहिए। हमारे यहां तो कहा गया है स्त्रियों के लिए स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के मित्र की परंपरा में रहें। इस नाते कहा गया है कि मात्र परदाराशन परद्रव्यालोस्वत आत्मत सर्वभूतानि यह पश्यत से पश्यति। पराई स्त्री को, चाहे कि किसी की भी स्त्री है, उसको माता स्वरूप मानो, माता सदृश मानो। पुराने धन को मिट्टी के समान मानो। सभी प्राणियों में भी, सभी, जिस बात की आप कहते हैं ना, मानव धर्म केवल यही नहीं है, मानव धर्म सभी प्राणियों में भी जो अपने समान लोगों को देखता है, इस प्रकार की संकल्पना भारतीय संस्कृति में की गई। जिस संस्कृति की बात, जिस शिक्षा की बात माननीय राकेश सिन्हा जी कर रहे हैं, इस तरह आप लोगों के समक्ष इस विषय को हम रखना चाहते हैं। श्रीमान, हमारे यहां मनोहर, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। मेरा निवास स्थान मेरे गांव का नाम है रुद्रपुर। लोग रुद्रपुरी कहा करते थे, रुद्रपुर खजनी तहसील में है, जिला गोरखपुर का है। उसको लोग छोटी काशी कहा करते थे। छोटी काशी इस नाते कहा करते थे कि काशी में तो विद्वानों की भरमार है, लेकिन हमारे गांव में भी विद्वान इतने थे कि वहां यह कहा जाता था कि यह तो छोटी काशी पूरे क्षेत्र में फैल था, छोटी काशी है। इसका परिचय दिया, इसका परिचय दिया। मानवर, एक शायर ने कहा है, मनोज जी कई नाम गिनाए, मतलब जैसे इन्हीं लोगों का वो हो, इन्होंने शायर को ही अपना मान लिया, हमारा नहीं माना। लेकिन एक शायर ने हमको सपोर्ट किया। उसने कहा जब सारी संस्कृतियां मिट रही थी, जब यूनान, पर्सिया, शक, हूण, विदेशी ये सभी मिट रहे थे, और जब भारत की महिमा देखा तो उसने कहा यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती ये मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह हमारी हस्ती जो नहीं मिटती रही, वो क्या था? हम विश्व गुरु बनने की तरफ चले थे शिक्षा के द्वारा।
विश्व गुरु बनने गए थे तो शिक्षा के द्वारा। शिक्षा ही भारत की ऐसी थी जिससे प्रभावित होकर के आज लोग विदेशों में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन जिस समय की शिक्षा की बात भारत में थी, जब वो विश्व गुरु माना जाता था, तब यहाँ का कोई भी बच्चा विदेश में नहीं जाता था, बल्कि विदेश के लोग आकर के चाहे नालंदा में चाहे तक्षशिला में यहाँ आकर के शिक्षा अर्जित करते थे। और लोग कहते थे कि हम भारत से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। हम तब अब उस समय की बात अगर ये सोचिए, तो उस समय की बात अगर सोचिए तो गार्गी के संदर्भ में जब बात आती है, 700 ईसा पूर्व रही है गार्गी। 700 ईसा पूर्व गार्गी रही है, मैत्रेयी रही है। और उस समय जब ईसा का कुछ भी नहीं था, तो भी भारतीय संस्कृति सब कुछ थी जो विश्व को, पूरे विश्व को प्राण देने का काम करती थी। इस प्रकार की शिक्षा जब मैकाले आया यहां, तो उसने नष्ट करने का काम किया। तब उसने प्रहार किया कि भारत को तब तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है जब तक इसकी शिक्षा को खत्म नहीं किया जा सकता है, जब तक इसकी संस्कृति को नहीं खत्म किया जा सकता है। शिक्षा को खत्म करेंगे, संस्कृति को खत्म करेंगे, तब कहीं भारत को हम जाकर के गुलाम बना पाएंगे। नहीं तो सबसे हम बहुत साफ शब्दों में इस सदन में कहना चाहते हैं, यह सही है कि वह लोग जो अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए छोटे छोटे रजवाड़े रहा करते थे, जमींदार रहा करते थे, भारत को आजादी दिलाने के लिए वह संघर्ष नहीं किए थे। संघर्ष तो उन्होंने किया था जो जंगलों में रहा करते थे। संघर्ष तो उन्होंने किया था जो रैदासी थे। संघर्ष तो उन्होंने किया था जो कंठियां बांधते थे और कंठियों का आदर भी करते थे। उन्होंने भारत को आजाद दिलाने के लिए संघर्ष किया था। हम ये नहीं कहते हैं कि अन्य लोगों ने नहीं किया था, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो पूरी तौर पर अपनी सिर्फ संपत्तियों को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ हट करके कार्य करता था। वह अनेक प्रकार की उपाधियां, राय बहादुर हो गए और कुछ हो गए, इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त करता था। और प्राप्त करने के बाद भारत को गुलाम बनाने के में भारत स्थिर रहे, इसके लिए काम करता था। श्रीमन, जहां तक संस्कृति का अर्थ है, संस्कृति किसी ही देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। किसी भी देश, जाति या समुदाय की आत्मा होती है। अगर भारतीयता जानी जाती है तो भारतीय संस्कृति के नाते जानी जाती है। इस नाते हम सभी लोग जितने यहां हैं, जब भी बहस करें, राजनीतिक बहस जरूर करें, लेकिन भारतीय संस्कृति के मर्म पर मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, किसी भी स्थिति में उस पर बहस करने का काम मत किया करें, उस पर मत किया करें। हम कहते थे ना, केवल सावित्रीबाई फूले का नाम लेकर के हम ये कह दें कि सावित्रीबाई फूले ने यह कर दिया था। श्रीमन, भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और महत्व जो है, यही माना जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य आया, उसने शुरू किया। इस काल में सभ्यता ने संस्कृति को जितना दबाने का काम किया, हम उसी काल को स्वर्णिम काल मान गए। हमारी संस्कृति जहां दबी, हम उसको स्वर्णिम काल मान लिए। यह हमारा स्वर्णिम काल नहीं रहा। हमारा स्वर्णिम काल गुप्त वंश का रहा है, वह चंद्रगुप्त मौर्य का रहा है। हम ये कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन सही अर्थों में ये देखिए कि सिकंदर को उसकी कूटनीति ने जिताया था, लेकिन पुरु को उसके जो है वीरता ने जिताना। तो हम अगर ये कहें कि जो जीता वही पुरु, पोरस, तो मैं समझता हूं कि यह सबसे उपयुक्त होगा। इस पर विचार करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की स्थिति होती है। मान्यवर,
ज्ञान के संदर्भ में है यस्तनासी स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किंग लोचनाभ्य विहीनस्य दर्पणं किंग करष्यति। यह आप लोगों की है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास अपनी प्रज्ञा मतलब अंतरात्मा नहीं है, उसके शास्त्रों का क्या फायदा। जैसे दर्पण अंधे व्यक्ति के लिए बेकार है, बेकार है। इस नाते हम लोगों को निश्चित रूप से यह बात मान करके चलना चाहिए कि यहां आलोचना की गई शिवदासन जी, लेकिन मैं साफ साफ इस बात को कहना चाहूंगा कि आज पूरा यूरोप अगर प्रभावित है तो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित है। कृष्ण भक्ति की जो लहर यहां से उठी थी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने जो शुरू किया था, पूरा यूरोप में जाकर के भारतीयता का कृष्ण कृष्ण राधे राधे कहते हुए उन लोगों को जो जानते ही नहीं थे उनको भी नचाने का काम कर दिया, नचाने का काम कर दिया। और यह नचाया नहीं, एकदम भाव में। भारत की संस्कृति भाव की संस्कृति है, उस भाव में रहिए तो अभाव भी आपको कभी खलेगा नहीं, लगेगा नहीं। और राजनीति करने वाले लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने विचारों को रखिए जरूर, लेकिन भारतीय संस्कृति को किसी भी स्थिति में नष्ट होने से बचाइए। जातिवाद को जो प्रश्रय दिया जाता है उसको खत्म कीजिए। एक मानव धर्म होता है, उस मानव धर्म का सबको पालन करना चाहिए। मानव धर्म ही भारतीय धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।